हेलो दोस्तों, हम लोग आज के वापस तो पढ़ने जा रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समझ लो कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझे। इसका मतलब क्या होता है भाई। देखो जो सेल होती है वो हम लोग को स्ट्रक्चर भी देती है और फंक्शन भी करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बिना किसी अदर चीज़ के हम देख लेते हैं भाई मल्टीसेलुलर क्या होते हैं और यूनिसेलुलर कौन होते हैं। यूनिसेलुलर वह ऑर्गेनिज्म होता है जो एक ही समय अपना सारा काम कर लेते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, खाना बनाना मतलब अंदर इनगल्फ करना, डाइजेशन का, ठीक है, एक्सक्रीशन का, ये सब उनके एक ही सेल में हो जाता है। और वे अगर मल्टीसेलुलर में पढ़े तो जो मतलब मल्टीसेलुलर में देखो अब कई टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर मतलब कई सारी सेल्स होती हैं, और जब कई सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे मतलब हम स्टमक का देख लीजिए, हम लोग गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं वो एक साथ मिल जाती है तो हम लोग का स्टमक बन जाता है। स्टमक बन जाता है तो उससे हम लोग अपना जूस निकालते हैं। जूस हमारे खाने को पचाने के काम में आता है। तो वहीं इसमें लिखा है इट्स फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, वह एक ढंग के मैनर से काम करती है एक साथ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसने सेल डिस्कवर करी थी। तो देख सकते हो डिस्कवरी ऑफ सेल व्हाइल स्टडीइंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ द कॉक रिजेम्बलेंस द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब देखो कुछ इस प्रकार का दिखाते ही, देखो ये ऐसा, और ये जो गोल गोल दिख रहा है ना अंदर हनीकॉम्ब, ये सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करा था कि सेल क्या होती। ठीक है, वो भी कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ होता है उसका एक मतलब एक ब्रांच को काट के उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ये उनका माइक्रोस्कोप है, उनके अंदर इन्होंने इसकी ब्रांच को देखा और डिस्कवर करा कि भाई सेल ये होती है। कॉर्क सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, दिस वाज इन द ईयर 1665। देखो ये रहते हैं चीजें कि भाई देखो कब उन्होंने डिस्कवर 1665 में डिस्कवर करा था। ठीक है, खुद के माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। जो ये बॉक्सेस होते हैं, जो ये बॉक्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, बॉक्स या गोला भी कह सकते हो, इन्हें हम लोग सेल्स बोलते हैं। सेल्स का लैटिन नेम मतलब होता है लिटिल रूम। जो मतलब यहाँ एक बात है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि किसने डिस्कवर करा सेल को। तो मैं देखो सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा 1665 में। ठीक है, अपने खुद का माइक्रोस्कोप से, और उन्होंने इसको नाम दिया सेल। ठीक है, अब देखो जो सेल है वो तुम्हारा जो लैटिन वर्ड है सेलुला, और जो सेलुला का जो मतलब है वो है लिटिल रूम। ये देखिए यहाँ लिखा है द वर्ड सेल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। ठीक है, समझे। तो इसका मतलब ये लिटिल रूम होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो बहुत कुछ फालतू चीजें हैं तो फालतू हम नहीं पढ़ेंगे, बस मेन कवर करेंगे इसमें, बस ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवरी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। ठीक है, रॉबर्ट हुक की ऐसी डिस्कवरी ने यह बताया कि हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट से मिलके बना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी की एक्टिविटी है, मत करिएगा कभी ज़िंदगी में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो अब हम लोग पढ़ लिए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोट्स में भी कुछ अब जैसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरस के अंदर तो कुछ नहीं होता है, बस प्रोटीन के लेयर होते हैं और आरएनए होता है बस उनके अंदर। ठीक है, आरएनए का देखो यहाँ फुल फॉर्म लिखा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आ सकता है, ये देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमरिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। ठीक है, आरएनए डीएनए का दोनों कर दे रखा है, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ा था प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दैट डू नॉट कंटेन सेल इन देयर बॉडी एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उनकी बॉडी बनावट होती है उसमें वह कोई सेल नहीं उसमें होती है, जो उनकी बॉडी होती है उसमें कोई सेल नहीं होती है। ठीक है, एंड एनी मेम्ब्रेन, और उनके अंदर ना कोई मेम्ब्रेन होती है। लैक इन मेम्ब्रेन मतलब वायरस लैक मतलब होती है पर बहुत सस्ती वाली होती है। जैसे हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, देखो
प्लांट्स में सेल वॉल और प्लाज्मा में दोनों है, ठीक है, वो प्रॉपर है। अब इसमें सस्ती सी है कोई सेल वॉल मतलब मेम्ब्रेन, तो बस एंड हैंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। अब देखो हमने आकर लास्ट चैप्टर मतलब 8th के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में पढ़ा था कि जैसे अगर कोई वायरस हम लोग मतलब वायरस अगर बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है तो वह किसी को मतलब वह शो करे भाई वो डेड है, ठीक है, उसमें कोई जान नहीं है, और जैसे ही किसी अंदर बॉडी गिर जाएगा तो वह रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। मतलब सिर्फ वायरस का लिखेगा बस रिप्रोडक्शन करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ, दैट कंटेन ईदर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडी। मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर सेल्स रहती हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से जिनके अंदर कोई सेल नहीं रहती, बस और उनके अंदर लैक इन मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब एक अच्छी मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इम्प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जब तक वह किसी होस्ट के अंदर नहीं घुस जाए तब तक वो अपने कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करते हैं कि भाई वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल वायरस, ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने बता ही दिया है जिसके अंदर खूब ढेर सारी सेल्स होती हैं, सेल्स होती है एक सेल होती है, मेनी सेल्स होती हैं, तो उसने सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बैक्टीरिया उसमें एक सेल है, प्लांट्स मेनी सेल्स, और एनिमल मेनी सेल्स, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल है वो 2 टाइप के होते हैं। देखो प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब क्या होता है पुरान, मतलब प्रो, ठीक है, समझे, मतलब पुराना, ठीक है। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं या पुराना, ठीक है, समझ गए। दोनों जैसे आपको सूटेबल लगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, मतलब यहाँ जो इनके जो स्ट्रक्चर हो, जैसे एक न्यूक्लियस है, आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये तो देखो इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, देखो कहीं प्रॉपर न्यूक्लियस, देखो कहीं भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। अब यहाँ देखो एक पे देखो गोल गोल सा प्रॉपर न्यूक्लियस, ये देखो ये गोल गोल सा, ये इतना, इसमें देखो कहीं नहीं है न्यूक्लियस, वैसे बस ऐसे इधर से पड़ा है, तो उसी को हम कहते हैं मतलब कोई मतलब वेल न्यूक्लियस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो सबसे पहले जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था मोनेरा वो प्रोटिस्टा, इन सब के अंदर मतलब प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोनेरा प्रोटिस्टा ये सबसे प्रिमिटिव, तो इनके अंदर मतलब एक अनडिफाइंड न्यूक्लियस था, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, ठीक है। They contain prokaryotic cells in their body structure. Prokaryotic cells have 3 basic structure. Typical cell but lack nuclear membrane around the genetic substance. अब देखो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, देखो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे इनके अंदर का न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, वीएनए, सब मतलब एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से जैसे यूकैरियोटिक में रहते हैं वैसे नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल अलग अलग पड़े रहेंगे। मतलब क्रोमोसोम इधर पड़ा है, न्यूक्लियस उधर पड़ा है, ठीक है, क्रोमोसोम इधर, क्रोमैटिन थ्रेड्स इधर उधर टहल रहे हैं, ठीक है। तो वही इसमें बताया जा रहा है। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में जाके इसको टच करता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का होता है जो अनडिफाइंड जो वो रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, उनको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग की यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वैसे इनमें नहीं है, ठीक है। हियर इज द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। However, are present in prokaryotic cells. The prokaryotic cells also include bacteria, cyanobacteria, blue-green algae, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया से मोनेरा वो इसमें आ जाते हैं, ये आप एग्जांपल दे सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोट्स मतलब एडवांस और कंप्लीट न्यूक्लियस। The cells contain bound nuclei and other organelles in are called eukaryote. अदरवाइज प्रोकैरियोट्स में कभी किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, किसी में गोल्गी अपरेटस नहीं है, ठीक है। इनसे मतलब फुल आपको दिया था, गोल्गी अपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। वहीं जो अदर सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं, कुछ प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। Such cells are found in unicellular, multicellular plants and animals and contain plasma membrane, nucleus, DNA.
साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम्स एंड सेलुलर ऑर्गेन्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहे भाई देखो, जो ऐसी सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बन जाती हैं। जैसे कि हम अमीबा भी ले सकते हो, अमीबा भी, पैरामीशियम, ये सब इनका मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यूकैरियोटिक का, समझे। और इनको जो डीएनए मटेरियल होता है और साइटोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनल्स जैसे मैंने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो आप क्या समझते हो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि बंटवारा, काम में बंटवारा। अब जैसे हम यहाँ बात हो रही है सिर्फ उसकी मल्टी सेलुलर की, क्योंकि देखो डिवीजन ऑफ लेबर तभी होता है जब कई सारी सेल्स एक काम करती हैं और जो दूसरी कई सारी सेल्स वो दूसरा काम करती हैं। ठीक है, तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, समझे। मतलब काम का बंटवारा। ऐसे मतलब गैस्ट्रिक सेल्स वो जूस रिलीज करेंगी हैं, और तुम्हारा और देखो जाइमोजन सेल्स हैं, प्रोएंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो रिलीज करती हैं, पेप्सियोजन है वो रिलीज होता है। तो मतलब यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर एक उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आप इसकी फोटो ले लो, इसको पढ़ लेना, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में हम लोग सेल मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर का काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर उनमें होता है। और जो सेल होती है और जो ह्यूमन बॉडी होती है जो मल्टीसेलुलर होता है उसमें जो सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर करती है। ठीक है, और जो खुद एक सेल से मिलकर बना है वो उसके ऑर्गेनल्स करते हैं। ठीक है, समझे। तो बस वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, द सेल शेप इज मेंटेन बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो इनकी जो एक टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी जो अंदर की चीजें होती हैं वो सब रहती हैं संभल के। ठीक है, एन एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स फंक्शनल एडेप्टेशन एंड पार्टली ऑन द सरफेस टेंशन विस्कोसिटी of the protoplasm. The mechanical action exerted by joining the cell and rigidity of cell membrane. Diverse shapes as polyhedral है, spherical, ठीक है, single shaped, elongated, branched, the pigment of discoidal है। तो ये सब बताया गया है। हम लोग पढ़ते हैं सेल साइज के बारे में। The cell size, some plants and animal cells are visible by naked and most, or even the visible on with the microscope। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं वो हम लोग आंखों देख सकते हैं। आप लोग पूछो भाई देखो हम लोग कैसे देख सकते हैं। हाँ देख सकते, पूछो कैसे। जो आपने ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, वो बहुत बड़ा सेल है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो एक सेल है, उसे हम लोग, वो बहुत बड़ा सेल है, उसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कभी ये देख पा रहे हैं ये, समझिए। द प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली रेंज बिटवीन 1 to 10 UM। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है, माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, माइक्रोन कहते हैं इसे हम लोग। तो ये सब छोड़ते हैं हम जल्दी से स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या कहता है, शेप, साइज एंड एक्टिविटी वेरी, ऑल सेल्स आर फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स, द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो इन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि देखो 3 चीजें होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल और प्लाज्मा एक ही चीज है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल प्लांट्स में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसमें होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक है, और जो तुम्हारा वो और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारे उसमें होती है, एनिमल्स में। ठीक है, द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
inside it lies the cytoplasm where the cellular cell organisms and inclusions are suspended in the cytoplasm। देखो तो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स तैरते रहते हैं, ठीक है, ये बता रहा है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इन interaction of the cell with its environment is possible due to these features. Out of these organelles, nucleus is visible under a light microscope. The other organelles can be seen under electron microscope only. अब देखो ये जो न्यूक्लियस है देखो ये बहुत बड़ा एज कम्पेयर टू जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आपके, ठीक है, देख ही पा रहे हो, जैसे कि फिगर देखिए, ये देखिए न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है, अदर ऑर्गेनल्स जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो वही बात है, इसे हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ अब आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक, आप इसका ले सकते हो, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये करके करेंगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर पे आए तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर पहला मेम्ब्रेन आती है। सबसे पहले नेचुरल अकरेंस, मतलब ये कहाँ, मतलब क्या है और कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, क्या है भाई, इसमें सब पूरा जाम जमेला वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, गोल्गी, प्रोटीन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर क्लोज्ड इन बाय यूनिट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से सब कवर, यूनिट मतलब एक मेम्ब्रेन सब कवर रहती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है, मतलब हल्की सी सेंसिटिव टाइप की, ठीक है, थिन होती है, पतली होती है, खींच सकते हो उसको, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, ये समझते हैं कि भाई देखो वो जैसे मतलब जो देखो सेल का भी मूवमेंट होता है, जैसे मतलब सेल्स के अंदर बाहर भी चीजें आती जाती रहती, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, तो वैसे ही इसमें भी होता है। जो जहाँ से आपको एंट्री मिलती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हीं चीज को एंट्री देती है जो हम लोग के सेल के लिए अच्छी, जो हम लोग की बॉडी के लिए अच्छी चीजें हैं। जैसे जो किसी बैक्टीरिया टॉक्सिन है उसको वो अंदर नहीं लेगी, जैसे अगर कोई फैट या ग्लूकोज आ रहा तो उसका अंदर तुरंत अंदर ले लेगी, ठीक है। और अगर ऑन द अदर हैंड कोई टॉक्सिन वॉक्सिन आ रहा तो उसको वो हटा देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप मेयरली अपीयर्स सिंगल लाइन जैसी दिखती है, देखो वैसी थिन है, तो अब हम लोग कितना देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। केमिकल एनालिसिस से पता लगा है कि भाई देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75% फॉस्फोलिपिड से बनी है। इन एडिशन द मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। 75% फॉस्फोलिपिड से बनी है। इन एडिशन द मेम्ब्रेन कंटेन्स, देखो 75% में 25% बचा बस, तो 25% ये सब कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कवर कर लेते हैं। 25% प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। In 1972 सिंगर एंड निकोलसन सजेस्ट अ मॉडल कॉल्ड फ्लूइड मोसैक मॉडल, ठीक है। और देखो उन्होंने क्या आता है प्लाज्मा में फ्लूइड मोसैक मॉडल, ठीक है। देखो अब देखो जैसे ये देखो ये है इसका मॉडल। अब ये देखो ये है, यहाँ से चीजें एंटर होती हैं, जो देख रहे हो ना बाल जैसा, यहाँ चीजें एंटर होती हैं, जो जिसको एंटर करना वो ये बाल इसके लिए खुल जाते हैं, जिसको बाहर फेंकना होता है उसके बाल नहीं खुलते, उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, वो चीज जैसे कोई गलत चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। The proteins are present not to give strength to the membrane but as serve as enzyme है, chemical reaction within the membrane, transport protein permeases, ठीक है, pumps receptor proteins, lipids and flexibility pump helps in endocytosis। अब endocytosis आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन देखते जल्दी से फंक्शन देखे, भाई देखो बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप लोग समझ जाओगे एक बार सही से समझ
तो बिल्कुल मतलब दिमाग में घुस सा जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है कि भाई देखो, अगर आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेनी है, ऐसा मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर, ठीक है। खासकर बायो, जो बच्चे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ज़रूरी है। भाई देखो, इसी से हर चीज़ शुरू होती है, इसी से हर चीज़ ख़त्म भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री ऑफ एन एग्जिट ऑफ मटेरियल्स ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो उसकी एग्जिट और एंट्री होती है वो ये सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे वो परमिट्स करती है। भाई देखो, तुम अंदर आओ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम बाहर जाओ, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहती है। अगर अच्छी चीज़ होगी, सेल के लिए बेनिफिशियल होगी, तो वो उसको अंदर ले लेगी। अगर सेल के लिए अगर टॉक्सिन होगी या खराब होगी तो वो उसको बाहर थ्रो कर देगी। Therefore the plasma membrane is called a selectively permeable membrane, तभी उसको selectively permeable कहते हैं, ठीक है। तभी उसको हम selectively permeable कहते हैं, क्योंकि भाई देखो वो अच्छी चीज अंदर लेती है, बुरी चीज बाहर फेंकती है, इसीलिए तो मतलब वो सिलेक्ट करती है कि क्या अच्छा है तो उसको अंदर लेगी, जो बेकार उसको छोड़ देगी वहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टडीज ऑन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव बीन शोन दैट इट परफॉर्म्स सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज। अब जैसे ये तो ये और भी फिजिकल एक्टिविटीज करती है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन है, इनटेक ऑफ सम सब्सटेंस। अब देखो, हमने 9th में आ गए तो हम लोग को हल्का सा गहराई में पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग और पढ़ते हैं अभी गहराई में। जो इनटेक करती है उसको हम लोग एंडो बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर फेंकती है उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में एयर का होता है, एयर और अदर सब्सटेंस। और ऑस्मोसिस एक होती है, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का होता है। डिफ्यूजन में एयर वेयर का और किसी का भी होता है, ठीक है। सम सब्सटेंस मॉलिक्यूल आयन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा थ्रू अ process called diffusion. The substances are very small in size, so they diffuse radiantly through the phospholipid layer of the plasma membrane. To understand this process, let us perform activity 2.3. अब देखो इसमें क्या है, अब देखो बहुत तेजी से घुसता है फॉस्फोलिपिड के लेयर के अंदर। पूछो कैसे? क्योंकि देखो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं चीजों के, ये सब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। CO2 के हो गए, ऑक्सीजन के हो गए हैं, वाटर के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बहुत तेजी से घुस जाते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर, ठीक है। पलट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जा देखने, thus the diffusion is the spontaneous movement of molecules from a region to high concentration to one of low concentration until uniform concentration is finally achieved. अब देखो इस जगह तुम्हें देखो डिफ्यूजन में तुम्हें दो चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो लो से हाई कंसंट्रेशन और एक हाई से लो कंसंट्रेशन। अब देखो समझो इसको, जैसे मतलब इसमें अब देखो इसका जो टर्म यूज करा जाता है, जो जहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं, और जो जहाँ लो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलते हैं, और जहाँ मतलब मेंटेन रहता है, इक्वल रहता है, उसे हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखना, जब तक मतलब हम लोग के मतलब बिल्कुल आइसोटोनिसिटी मेंटेन ना हो तब तक ये लो से हाई, हाई से लो कंसंट्रेशन चलता रहता है। जैसे अंदर 60 है, बाहर 40 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब कुछ उसको बाहर देना पड़ेगा, मतलब इसको यूनिफॉर्म करने के लिए उसको बाहर देना पड़ेगा, है समझे। जैसे हम समझा रहे, एक सेकंड रुको, अच्छा समझा रहे सही से, एक सेकंड। अब देखो जैसे यहाँ देखो समझो, यहाँ है 40, ठीक है, यहाँ है समझो, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, ठीक है, 40 मतलब। तो क्या होगा, यहाँ 40, यहाँ 30, ठीक है। इसके अंदर 40 है, इसके अंदर 30 है। इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करोगे, 10 बाहर भेज दोगे, ठीक है। काटना पड़ेगा, काट। देखो हम ये कह रहे हैं कि उसको मतलब आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर
अब देखो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान सा है। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे अगर अंदर ठीक है CO2 ज्यादा है, ठीक है, और बाहर CO2 कम है, मतलब O2 या हाँ ठीक है O2 बाहर अंदर कम है, ठीक है, CO2 ज्यादा है, और यहाँ O2 ज्यादा है, CO2 कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, अंदर ज्यादा है, और अंदर O2 कम है और O2 बाहर ज्यादा है, ठीक है, समझे। तो क्या होगा, तो जो तुम्हारा O2 है वो अंदर जाएगा, जो जहां से जहां हाइपोटोनिक है वो हमेशा हाइपोटोनिक की तरफ बढ़ता है, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन जाता है या हाई से लो भी जा सकता है, इसे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ये आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जैसे इसको इक्वलाइज करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ 70% वाटर है और उसमें हमने ठीक है 30% वो डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, और यहाँ हम लोग का वाटर है ठीक है 70%, ठीक है, यहाँ पे वाटर 70% है, पर यहाँ 20% डाल देंगे हम लोग ने सॉल्ट, ठीक है, तब आइसोटोनिसिटी कहाँ मेंटेन होगी, यहाँ ज़्यादा हाई हो गया इसके एज कम्पेयर टू, तो ये क्या करेगा, तो ये अपने अंदर मतलब 10% और ऐड कर लेगा, और जब ऐड हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे, मतलब बाहर भी एकदम इक्वल है, अंदर भी एकदम इक्वल है। अगर ये नहीं करना है तो ये 10 निकाल देगा अपने, तो ये मतलब 90% हो जाएगा, तो ये भी 90% रहेगा, आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो जाएगी। अगर यहाँ 70% CO2 है और यहाँ भी 70% CO2 है और यहाँ 20% O2 है, यहाँ 10% O2 है, तो क्या करेगा, आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए ये 10% O2 फेंक देगा, ठीक है, बाकी सब तो आइसोटोनिसिटी मेंटेन होगी। बस इसे ऐसे लोग समझते डिफ्यूजन को, जिसे तो समझाना हो तो क्या करेंगे, हमेशा परसेंटेज में चीर लेंगे और फिर उससे समझाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ऑस्मोसिस पे आ जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, द फ्लो ऑफ द वाटर आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब क्या होता है वाटर में, देखो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे अगर हम लोग कप ले लेते हैं, एक कप दो कप, मतलब एक में है 50% वाटर है, ठीक है, और मतलब समझ जाओ, मतलब 70% वाटर है और 20% आपका सॉल्ट है, ठीक है, और वही अदर उसमें कप में 70% वाटर है और 10% सॉल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये एक अनइक्वल है, ठीक है, या तो वो अपने में 10 ऐड कर ले, ठीक है, दूसरा कप, या तो पहला कप अपने 10 हटा दे, दोनों में से दोनों हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे, सेम बिल्कुल सेम डिफ्यूजन है वैसे ऑस्मोसिस है, वैसे वाटर है, जैसे अंदर 100% वाटर है, बाहर 70% है, ठीक है, तो 100% में क्या होगा, 30-70 हो जाएगा, ठीक है, या तो उसमें 30 उसको दे दिया जाएगा, तो वही बात है, मतलब सबको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ घटाना और बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, समझे। और देखो सच डाइल्यूट सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड वन, तो कंसंट्रेटेड वन का क्या होता है, देखो कंसंट्रेटेड वन का कंसंट्रेटेड, ये देखो हाइपोटोनिक, ठीक है, और ये देखो ये तुम्हारा आइसोटोनिक, ये देखो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, तो चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो आप लोग मिलते दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।